चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। सड़कों पर भागते फिलिस्तीनी, हवा में अल्टीमेटम वाले पर्चे उड़ाती इजरायली फोर्स, गाजा पट्टी में भगदड़ जैसे हालात। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद गाजा में अफरा तफरी का माहौल है। गाजा के लोग दक्षिणी गाजा की ओर जा रहे हैं। गाजा पट्टी से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि इजराइल की चेतावनी के बाद यहां के स्थानीय लोग गाजा से रवाना हो रहे हैं। वाहनों में लदा सामान गवाही दे रहा है कि लोग अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़े हैं। एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि छोटे से वाहन में लोग लदे पड़े हैं। एक शख्स इस वाहन के पीछे लटका हुआ है। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद लोगों में गाजा छोड़ने की होड़ सी लगी हुई है। सड़कों पर वाहनों का इंतजार करते लोग और वाहनों में अपना सामान लादने की आपाधापी उनकी व्यथा बयां कर रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल ने उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया है। इजराइल सेना ने गाजा के लोगों के लिए बयान जारी करने से पहले संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि उत्तरी गाजा में रहने वाले 11 लाख लोग दक्षिणी गाजा में चले जाएं। वहीं दोस्तों इजरायली सेना IDF ने बयान जारी कर गाजा के लोगों से कहा था कि आप 24 घंटे के भीतर उत्तरी इलाका खाली कर दें। आपको अगला बयान जारी होने तक शहर में आने की अनुमति नहीं होगी। IDF ने कहा था कि हमास के आतंकी गाजा के घरों में बनी सुरंगों और गाजा के स्थानीय लोगों के घरों में छुपे हुए हैं। गाजा के स्थानीय लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शहर के दक्षिणी हिस्से में चले जाएं। दरअसल हमास के आतंकी आपके परिवार को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का प्रस्ताव हुआ मंजूर। वोटिंग के बाद तय होगा 2028 में खेल को रखना है या नहीं। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को भी शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। IOC ने शुक्रवार को मुंबई में अपनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में यह निर्णय लिया। IOC के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने कहा है कि अधिकारियों ने लॉस एंजलिस ओलंपिक आयोजकों के क्रिकेट को 5 नए खेलों में से एक में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन सभी नए खेलों को 2028 खेलों में शामिल करने के फैसले से पहले IOC सदस्य वोटिंग करेंगे, जो 14 से 16 अक्टूबर तक मुंबई में होगी। 5 खेलों में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस के साथ क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को भी चुना गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खलिस्तानियों की धमकी के बाद टीम इंडिया की सुरक्षा बढ़ी। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के लिए 12,000 सुरक्षाकर्मी, बम स्क्वाड, एंटी ड्रोन तैनात। जी हां दोस्तों, खलिस्तानी आतंकवादियों की धमकी के बाद टीम इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था करीब 4 गुना बढ़ा दी गई है। गुरुवार शाम भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा के साथ अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नर्मदा होटल लाया गया। इस दौरान एक DSP, एक SP, 4 PI, 5 PSI और 100 से अधिक पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, BDDS और CISF के जवान तैनात रहे। वर्ल्ड कप में 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाना है। दोस्तों टीम की सुरक्षा से जुड़े एक सूत्र ने दैनिक भास्कर को बताया था कि खिलाड़ियों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। अब खिलाड़ियों का सुरक्षा गहरा पहले से ज्यादा मजबूत है। एक समय टीम इंडिया के आने पर यहां 2 PCR वैन टीम की सुरक्षा में लगाई जाती थी, लेकिन आज DCP से लेकर सैकड़ों पुलिसकर्मी लगे हैं। टीम इंडिया की सुरक्षा का जिम्मा गुजरात पुलिस ने लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान मैच के लिए शुभमन गिल 99% फिट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा के बड़े खुलासे। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान मैच से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने शुभमन गिल को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि मुकाबले के लिए गिल 99% फिट है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला आज खेला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोस्तों फैंस इस मुकाबले को लेकर बहुत उत्साहित हैं। यह विश्व कप में भारत का तीसरा मुकाबला होगा। टीम इंडिया पहले दोनों ही मुकाबलों में जीत हासिल कर चुकी है। टीम ने पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दूसरा बांग्लादेश के खिलाफ जीता था। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर भी बात कही। भारतीय कप्तान ने 3 स्पिनर्स के साथ उतरने के सवाल पर कहा कि उन्होंने अभी तक पिच नहीं देखी है, जरूरत पड़ने पर खिलाड़ी आगे आने को तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 27 अक्टूबर तक बढ़ी। कोर्ट से निकलते ही कहा मोदी इंडिया नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जांच कब होगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब वे 27 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। जज MK नागपाल ने शुक्रवार को सिंह से कहा कि कोर्ट परिसर में ऐसे मामलों का जिक्र न करें जो केस से जुड़े न हो। सुनवाई खत्म होते ही संजय सिंह जैसे ही कोर्ट से बाहर आए, मीडिया से कहा मोदी जी
इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री है। अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? इससे पहले 10 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने संजय सिंह से मीडिया से बातचीत न करने की नसीहत दी थी। दरअसल दोस्तों, संजय सिंह ने कहा कि मैंने ईडी से अडानी के मामले की शिकायत की थी, लेकिन एजेंसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध के साथ मौजूदा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ग्लोबल इकोनॉमी के लिए दोहरी मार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। जी हां दोस्तों, मोरक्को में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर की चौथी बैठक और IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना बैठक के दौरान भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्राजील के अर्थव्यवस्था मामलों के मंत्री फर्नांडो हद्दाद से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध के साथ चल रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष ग्लोबल इकोनॉमी के लिए दोहरी मार है। मोरक्को के मराकेश में डेवलपमेंट कमेटी की 108वीं बैठक में निर्मला ने कहा कि घरेलू खपत और निवेश मांग भारत की GDP को आगे बढ़ाती रहेगी। बैठक का एजेंडा था रहने योग्य ग्रह पर गरीबी को समाप्त करना, विश्व बैंक के विकास पर गवर्नरों की रिपोर्ट। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शुभमन गिल चुने गए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, सिराज और मलान को पीछे छोड़ा। विमेंस कैटेगरी में श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू ने बाजी मारी। जी हां दोस्तों, भारतीय ओपनर शुभमन गिल को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। शुक्रवार को ICC ने इसकी घोषणा की। महिला क्रिकेटरों में श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को यह अवार्ड मिला है। अवार्ड ICC द्वारा सितंबर के महीने में बेस्ट क्रिकेटर के लिए दिया गया है। गिल के अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और इंग्लैंड के ओपनर डेविड मलान को नॉमिनेट किया गया था, जबकि ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए दक्षिण अफ्रीका की स्टार नादिन डी क्लार्क और लोरा वॉलवाइड्स और श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को शामिल किया गया था। दोस्तों, शुभमन गिल श्रीलंका और पाकिस्तान में सितंबर महीने में खेले गए एशिया कप में टॉप स्कोरर थे। गिल ने 6 मैचों में 75.50 की औसत से 302 रन बनाए थे। वहीं सितंबर महीने में खेले गए 8 वनडे में गिल ने 80 की औसत से 480 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी का धार्मिक चरित्र तो देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कहा। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुजैफा अहमदी ने कहा कि मुख्य याचिका मेंटेनेबिलिटी की है। अगर यह मेंटेनेबिलिटी नहीं रहा तो बाकी की याचिकाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शीर्ष अदालत ज्ञानव्यापी मामले में दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। हुजैफा अहमदी ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि सुनवाई टाल दी जाए, किसी रेगुलर मैटर वाले दिन सुनवाई की जाए, क्योंकि आज का कोर्ट का वक्त समाप्त हो रहा है। सुनवाई के दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी बहस हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस JP पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान मैच में होगा बॉलीवुड सिंगर्स का रॉक शो। टॉस से पहले परफॉर्मेंस करेंगे शंकर महादेवन, अरिजीत और सुखविंदर सिंह। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के मैच से पहले म्यूजिकल इवेंट होगा। इसकी घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने गुरुवार देर रात सोशल मीडिया X के जरिए की। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मैच 14 अक्टूबर यानी कि आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों टीमें अहमदाबाद पहुंच चुकी है। टॉस से 1 घंटे पहले यानी कि 12:30 बजे से बॉलीवुड सिंगर शंकर महादेवन, अरिजीत सिंह और सुखविंदर सिंह परफॉर्मेंस करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच मैच का टॉस अपने निर्धारित समय यानी कि 1:30 बजे ही होगा। मैच 2 बजे से शुरू होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पाइस जेट के स्टॉक ने लगाई 20% की छलांग। इंडिगो के को-फाउंडर राकेश गंगवाल खरीद सकते हैं एयरलाइंस में हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, घरेलू एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट के स्टॉक में 13 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सत्र में 20% का उछाल देखने को मिला। जैसे ही यह खबर सामने आई कि इंडिगो के को-फाउंडर और पूर्व प्रमोटर रहे राकेश गंगवाल स्पाइस जेट में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद स्पाइस जेट के शेयर में जोरदार उछाल आया और स्टॉक 20% के उछाल के साथ 43.82 रुपए के लेवल पर जा पहुंचा। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक राकेश गंगवाल के स्पाइस जेट में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत चल रही है, जो कि एडवांस स्टेज में है। जून तिमाही के खत्म होने पर एक्सचेंज पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक राकेश गंगवाल और उनकी पत्नी शोभा गंगवाल के पास इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन में 13.23% और 2.99% हिस्सेदारी थी, जबकि उनकी चिंकूरपुर फैमिली ट्रस्ट के पास 13.5% स्टॉक है। इससे पहले 16 अगस्त को राकेश गंगवाल के परिवार ने 3,730 करोड़ रुपए में इंटर ग्लोब एविएशन के 4.71% शेयर्स ग्लोब डील में बेचे हैं। राकेश गंगवाल कंपनी से एग्जिट करने की तैयारी में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता केस में सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। कहा कोई स्पीकर को समझाए कि हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते।
जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधायकों के अयोग्यता वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 13 अक्टूबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में लगातार हो रही देरी पर महाराष्ट्र के स्पीकर पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कोई उन्हें समझाए कि वे हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्रवाई महज दिखावा नहीं हो सकती। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। इस मामले में स्पीकर नार्वेकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता, उद्धव ठाकरे की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। वहीं शिंदे गुट की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलीलें रखी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब होगा हमास का खात्मा। अब इजराइल की मदद को आगे आया ब्रिटेन। जासूसी प्लेन, मरीन कमांडो समेत कई चीजें भेजी। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग 7वें दिन भी जारी है। अमेरिका के भूमध्य सागर में हथियारों और फाइटर जेट से लेस जंगी जहाज तैनात करने के बाद अब ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल की मदद के लिए एक जासूसी विमान, 2 युद्धपोत और 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर और 100 रॉयल मरीन कमांडो की एक कंपनी भेज दी है। इससे जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में यह जंग और भी भयानक रूप इख्तियार कर सकती है। इसके साथ ही सुनक ने कहा है कि वो इजराइल की मदद के लिए रॉयल नेवी का टास्क ग्रुप भी भेज रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन ने दोहराया कि उनका मकसद इस जंग को बढ़ने से रोकने में मदद करना है। दोस्तों, द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के सैन्य सहायता में P-8 एयरक्राफ्ट, सर्विलांस एसेट्स, 2 रॉयल नेवी शिप, RFA लाइमवे और RFA ऑर्गन, 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर्स और रॉयल मरीन कमांडो की एक कंपनी शामिल है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। साथ ही अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टाटा मोटर्स का शेयर 5% बढ़ा। सेंसेक्स 125 अंक गिरकर 66,282 पर बंद हुआ। निफ्टी 42 अंक गिरा। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 125 अंक की गिरावट के साथ 66,282 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 42 अंकों की गिरावट रही है। 19,751 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप लूजर और टॉप गेनर स्टॉक्स की बात की जाए तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स, HCL टेक्नोलॉजी, इंडसइंड बैंक रहे, जबकि टॉप लूजर्स में एक्सिस बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज और इन्फोसिस रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना चांदी की कीमतों में आज आई मामूली गिरावट। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में 13 अक्टूबर 2023 को सोना और चांदी सस्ता हुआ है। सस्ता होने के बाद भी सोने की कीमत 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 69,000 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999% शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 58,032 रुपए है, जबकि 99.9% शुद्धता वाली चांदी की कीमत 69,404 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका के बाद अब नेपाल के साथ जिनपिंग की दगाबाजी, चीनी जहाज बने कबाड़, प्रचंड सरकार परेशान। जी हां दोस्तों, चीन की फितरत किसी से छिपी नहीं है। कर्ज के जरिए पहले मदद करता है, फिर अपने जाल में फंसा लेता है। श्रीलंका का उदाहरण सामने है। लेकिन यहाँ बात हो रही है नेपाल की। नेपाल के हुक्मरानों को लगता है कि उनके लिए चीन से दोस्ती बेहतर नतीजे देगी। यह बात अलग है कि चीन की वजह से प्रचंड की सरकार परेशान है। अब पूरा मामला क्या है इस पर हम आपको बता दें। दरअसल दोस्तों नेपाल ने विमान की बिक्री के लिए 220 मिलियन नेपाली रुपए की बोली लगाई है। नेपाल एयरलाइंस ने करीब 6.6 बिलियन नेपाली करेंसी में चीन के विमानों का सौदा किया था, लेकिन विमान खराब निकल गए। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक अब जहाजों को उड़ाने की जगह जमीन पर ही रखने का फैसला लिया गया है। हालात ये हैं कि इन विमानों के रखरखाव में आने वाले खर्च मुसीबत की वजह बन चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूट्यूबर ने सोनम कपूर को कहा डंप, तो आनंद आहूजा ने भेजा लीगल नोटिस। अब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा कपल। जी हां दोस्तों, सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा ने एक वीडियो में एक्ट्रेस को रोस्ट किए जाने के चलते एक यूट्यूबर को लीगल नोटिस भेज दिया है। कपल का आरोप है कि यूट्यूबर ने सोनम कपूर और उनके ब्रांड्स की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसे बनाए रखने के लिए एक्ट्रेस और उनके पति ने काफी मेहनत की है। दरअसल दोस्तों रागिनी नाम की एक यूट्यूबर ने एक रोस्टेड वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने सोनम कपूर के डंप स्टेटमेंट्स को लेकर उन्हें रोस्ट किया था। इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे थे और इस पर अपना रिएक्शन भी दे रहे थे। ऐसे में सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा ने यूट्यूबर को लीगल नोटिस भेजकर वीडियो डिलीट करने की वार्निंग दे डाली है। दोस्तों यूट्यूबर को भेजे गए नोटिस में आनंद आहूजा ने लिखा है कि उनकी पत्नी और वे कई ब्रांड्स के मालिक हैं और लोग उनके ब्रांड्स उनकी फैमिली मेंबर्स की डिग्निटी को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन पर गहरा असर पड़ता है, जिसे बनाए रखने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत की है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अल अक्सा मस्जिद की तरफ भीड़ का कूच, कई इस्लामिक देशों में सड़कों पर उग्र प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास की लड़ाई ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर रखी है। मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही कि इस्लामिक देश ईरान, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के हजारों की संख्या में लोग अल अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि इजरायली सेना शुक्रवार की नमाज के लिए फिलिस्तीनियों को मस्जिद में जाने से रोक रही है। अल अक्सा मस्जिद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। मस्जिद की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमास ने इजराइल पर अपने हमले को भी ऑपरेशन अल अक्सा नाम दिया है। फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों ने फिलिस्तीनियों से अपील की थी कि वो शुक्रवार को इजराइल की बमबारी के खिलाफ एक होकर अल अक्सा मस्जिद की तरफ बढ़े और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों का सामना करें। शुक्रवार के दिन अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी मुसलमान बड़ी संख्या में जमा होकर नमाज अदा करते हैं। हमास ने कहा है कि फिलिस्तीनी शुक्रवार को मस्जिद में ही रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईरान के 49,000 करोड़ फिलहाल नहीं देगा अमेरिका, 5 अमेरिकियों की रिहाई के बदले मिलनी थी यह रकम, इजराइल जंग के बीच फैसला। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग की वजह से अमेरिका और कतर ने ईरान को $6 बिलियन यानी कि 49,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। दरअसल पिछले महीने अमेरिका और ईरान के बीच एक डील हुई थी। इसके तहत ईरान ने उसकी जेलों में कैद 5 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया था। वहीं बदले में अमेरिका ने विदेशों में ईरान की सीज की गई संपत्ति के $6 बिलियन कतर भेज दिए थे। इसके बाद यह रकम ईरान को मिलने वाली थी। हालांकि अब इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी वेली एडियोम ने कहा है कि अब ईरान को $6 बिलियन का यह एक्सचेंज नहीं मिलेगा। हालांकि अमेरिका ने इस फंड को पूरी तरह से फ्रीज नहीं किया है। बताया गया है कि कुछ समय तक इसे इस्तेमाल करने के लिए ईरान की तरफ से डाली गई सारी अर्जियां खारिज की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना कोई एहसान नहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। जी हां दोस्तों, एक तरफ सरकारी कर्मचारियों की ओर से पुराने पेंशन स्कीम की मांग की जा रही है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन को लेकर अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना किसी पर एहसान करना नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कर्मचारी अपनी सर्विस के कार्यकाल के दौरान लंबी और संतोषजनक सेवाएं प्रदान करता है, उसके बाद ही वो पेंशन पाने का हकदार होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पेंशन संविधान की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के मद्देनजर एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कि रिटायरमेंट की अवधि के लिए सहायता प्रदान करता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने के भीतर पेंशन के सभी लाभ देने का आदेश जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री ने नेतन्याहू से मुलाकात की, कहा मैं यहूदी हूं, इजराइल में जो हुआ उसे समझता हूं। आज रक्षा मंत्री तेल अवीव पहुंचेंगे। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गुरुवार को अचानक इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचे। ब्लिंकन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अकेले में लंबी बातचीत की। इसके बाद दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ब्लिंकन ने कहा कि मैं खुद यहूदी हूं और जो कुछ हुआ है उसको महसूस कर सकता हूं। एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि जब तक अमेरिका है तब तक इजराइल अपनी हिफाजत के मुद्दे पर खुद को अकेला ना समझे। शुक्रवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी तेल अवीव पहुंच रहे हैं। इस जंग में अब तक दोनों पक्षों के करीब 2,500 लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर लगाई पेनल्टी, आरबीएल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर भी लगाया तगड़ा जुर्माना। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बजाज फाइनेंस पर मौद्रिक पेनल्टी लगाई है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड पुणे पर 8.50 लाख रुपए का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों 2016 के तहत एनपीएफसी में धोखाधड़ी की मॉनिटरिंग का अनुपालन न करने की वजह से बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर यह जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत आने वाले सेक्शन 58G के सब सेक्शन 1 के क्लोज बी के तहत यह शक्ति आरबीआई के पास है कि वो वित्तीय पेनल्टी लगा सकता है। हालांकि दोस्तों यहां यह जानना जरूरी कि रेगुलेटरी अनुपालन में कमियों पर यह वित्तीय दंड लगाया गया है और आरबीआई का उद्देश्य कंपनी के अपने ग्राहकों के साथ किसी भी ट्रांजैक्शन या समझौते पर फैसला सुनाने का नहीं है। यह आदेश बीती 28 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए नए बहाने, 5 दिन में आए 500 आवेदन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव ड्यूटी से जी चुराने वालों की कतार लगना शुरू हो गई है। एकाएक बड़ी संख्या में प्रशासन के पास आवेदन पहुंचना शुरू हो गए हैं। इनमें एक से बढ़कर एक ऐसे बहाने गिनाए जा रहे हैं कि पढ़ने वालों का भी अच्छा खासा मनोरंजन हो रहा है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव ड्यूटी से हटाने के लिए आवेदन आना शुरू हो गए हैं। आवेदन से ज्यादा इसमें ड्यूटी से बचने के लिए बताए गए बहाने बड़े ही रोचक
रोचक है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में मैनेजर स्तर के एक अफसर ने हद ही कर दी। उन्होंने आवेदन में लिखा कि मेरी अचानक याददाश्त चली जाती है, 2-2 घंटे तक नहीं आती, ऐसे में कैसे चुनाव ड्यूटी कर सकते हैं। हालांकि उनके आवेदन को प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड के पास भेज दिया है। वहीं दोस्तों, लश्कर सर्कल के एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल ने चुनाव ड्यूटी न लगाने के लिए आवेदन में लिखा कि मेरा हीमोग्लोबिन कम रहता है, जब यह अप डाउन होता है तो कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, इस कारण 30 से 40 मिनट तक बेसुध हो जाती हूँ, ऐसे में कैसे चुनाव ड्यूटी कर सकती हूँ। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप इनसे भी मज़ेदार बहाने बता सकते हैं? अगर आपके पास भी है कोई मज़ेदार बहाना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विशाल देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं सबसे बड़े देश का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।